चना मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। चना मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए जानते हैं खबरों में आप। और आज की सबसे पहली और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। आज बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। करोड़ों मिट्टी में मिला दिए गए। 125 करोड़ मिट्टी में मिल गए। दिखाते हैं आप, ये देखिए, ये है वो आलीशान कोठी। और इस कोठी को जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये साम्राज्य है बहुत बड़ा। और आप सिर्फ नजर दौड़ाइए, यहां से वहां तक ये आलीशान कोठी आपको दिखाई दे रही है। ये करोड़ों का साम्राज्य है। और ये करोड़ों का साम्राज्य अवैध तरीके से बनाया गया। सोचिए, ये लीगल नहीं है, ये इल्लीगल है और इसे खड़ा किया गया। लेकिन जिसने बनाया उस पर कई आरोप हैं। और आज देखिए जरा, ऐसे ऐसे मिट्टी में मिला दिया गया है। ये देखिए कैसे ये बड़ी कार्रवाई की है। देखा आप? अब मैं आपको बताने वाला हूं ये कार्रवाई कैसे की गई। लेकिन उससे पहले आपको 2 तस्वीर दिखाता हूं। एक कोठी जो आलीशान थी और चंद घंटे बाद वो कैसे मिट्टी में मिला दी गई। अब मैं आपको बताने वाला हूं ये चंद घंटे में जब कोठी मिट्टी में मिलाई गई, उसके पहले की तैयारी क्या है। देखिए जरा, ऐसे बुलडोजर से अलग अलग हिस्से को तोड़ा गया। बहुत बड़ी कोठी थी। देखिए आप, बुलडोजर 1-2 नहीं, 6-6 बुलडोजर यहां पर बुलाए गए और फिर तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे ये बुलडोजर पहुंचे, जो सामने का हिस्सा था उसे मिट्टी में मिलाया गया। और आप ये जो करोड़ों की कोठी देख रहे हैं, ये करोड़ों का साम्राज्य देख रहे हैं, इन पर ड्रग तस्करी के आरोप हैं, लव जिहाद के आरोप हैं। और इसलिए मोहन सरकार ने, प्रशासन ने इनका अवैध आशियाना मिट्टी में मिला दिया। मिट्टी में मिल गया ड्रग माफिया का साम्राज्य। $125 करोड़ पर चला मोहन का बुलडोजर। मध्य प्रदेश में योगी मॉडल की आहट। लव जिहाद के माध्यम से, ड्रग माफियाओं के माध्यम से जो अपराध हो रहे हैं, हमारी सरकार छोड़ने वाली नहीं, सबको ठिकाने लगाएगी। मोहन के मध्य प्रदेश में अब गुंडा संस्कृति नहीं चलेगी। माफियागिरी के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। ड्रग माफिया हो या लव जिहादी नेस्तनाबूद कर दिए जाएंगे। मछली गैंग पर यह एक्शन केवल ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। देखिए आप, कैसा ट्रेलर। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, ड्रग केस में मछली परिवार की कोठी पर बुलडोजर चला। ये दोनों हैं, यही है मछली परिवार के वो लोग जिन्होंने ड्रग तस्करी की। ड्रग केस में आरोपी चाचा भतीजे यासीन और शावर इस समय जेल में बंद हैं।
इधर मोहन सरकार का एक्शन बाहर भी जारी है। प्रशासन ने आरोपियों की आलीशान कोठी को मिट्टी में मिला दिया। यह कोठी राजधानी भोपाल के हथाई खेड़ा कोकता इलाके में और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके 1990 में बनाई गई। सोचिए आप, तब बना ली थी इन लोगों ने। यह कोठी सरकार की 1 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई। कोई बोलने को तैयार ही नहीं था। वो हथाई खेड़ा डैम से कुछ दूरी पर इसका निर्माण करते हैं, लेकिन किसी ने कुछ कहा ही नहीं। और ड्रग केस में आरोपियों की इस आलीशान कोठी में 30 से ज्यादा कमरे हैं। सोचिए जरा, आपके घर में 1-2 कमरे होंगे, यहां 30 से ज्यादा कमरे थे। ऐसे इसके अलावा यहां पर गैरेज था, पार्किंग की सुविधा थी, पार्क था, तमाम ऐशो आराम की व्यवस्था इसी कोठी के अंदर थी। इस कोठी की कीमत 20 से 25 करोड़ आंकी गई है। सिर्फ इतना नहीं, कोठी के करोड़ों के इस साम्राज्य को मोहन सरकार ने, प्रशासन ने मिट्टी में मिला दिया है और यह एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन आज कैसे इसको मिट्टी में मिलाया, हमारे सहयोगी सत्यविजय की रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। बड़ा एक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। 225 करोड़ की संपत्ति सारे परिवार की, मछली परिवार की जो है वो जमींदोज की गई है। पहले 6 जो ठिकाने थे उन पर बुलडोजर चला था 30 जुलाई को, और आज ये जो कोठी है, आलीशान कोठी, करीब 1 एकड़ में फैली इस कोठी को निस्तेनाबूद किया है और एक मैसेज देने की कोशिश की है कि कोई भी गलत काम करेगा, चाहे वो ड्रग जिहाद हो, लव जिहाद हो, धर्मांतरण के लिए उकसाना हो या फिर किसी भी तरह की अनैतिक गतिविधि हो, उसके खिलाफ इसी तरह सरकार का बुलडोजर चलता रहेगा। काफ़ी लोग थे, कुछ एडवोकेट्स भी थे, इनके भी लोग थे। चूंकि ये बड़ा नुकसान है एक तरह से आर्थिक रूप से, तो वो विरोध कर रहे थे, चाहते थे किसी तरह से ये कार्रवाई टल जाए या उनको कुछ टाइम मिल जाए, मौका मिल जाए। पर उनको समझाइश दी गई, बताया गया, बल प्रयोग नहीं करना पड़ा। उनके एडवोकेट्स को भी बताया, समझाया कि सारी वैधानिक कार्रवाई की गई है और सारे रूल्स को फॉलो करते हुए फिर ये कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। सारा निर्माण कार्य, उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और जमीन की कॉस्ट मिलाकर करीब 20 करोड़ के आसपास का ये पूरा एसेट्स था। पिछले 30 तारीख को और अभी आज मिला के सारी ये कार्रवाई, करीब 7 जगह कार्रवाइयाँ थी जो पुलिस प्रशासन और नगर निगम के द्वारा की गई। तथ्य संज्ञान में आए थे प्रशासन के, उन सब पे जांच करके विधिसंगत कार्रवाई कर दी गई आज दिनांक तक। अब जो भी शिकायत में और तथ्य आएंगे उन पर विधिसंगत कार्रवाई करेंगे और जांच करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं, जब ये कार्रवाई हो रही थी तो इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहां पर कुछ लोग भी खड़े थे, देखिए आप। और जैसे ही ये कार्रवाई हुई उसके बाद ये लोग विरोध करने लगे। सुनवाता हूं आपको, एमएन सुनाइए जरा कैसे ये लोग हंगामा कर रहे थे। लोग यहां पर हंगामा करने लगे, मीडिया कर्मियों को कैमरे से वीडियो बनाने से रोकने लगे, कैमरा बंद करने की अपील करने लगे। लेकिन ये तो आपने एक तस्वीर देखी, अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाने वाला हूं। एक और तस्वीर, ये जो आप देख रहे हैं, कोठी से लोगों को पुलिस हटा रही, देख रहे हैं आप। और बाकायदा लोगों से कहा गया कि हटिए, हंगामा ना करें, भीड़ मत इकट्ठा करें। आप लोग अपने अपने, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग यहाँ मत खड़े हों। आपके वाहन की ट्रैकिंग की जाएगी, आपके नंबर से आपका नाम पता निकाल कर कार्रवाई करेंगे। मेहरबानी करके भीड़ मत इकट्ठा करें, आप लोग अपने अपने घर जाएं। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग यहाँ मत खड़े हों। नहीं। आपके वाहन की ट्रैकिंग की जाएगी, आपके नंबर से आपका नाम पता निकाल कर कार्रवाई करेंगे। मेहरबानी करके भीड़ मत इकट्ठा करें, आप लोग अपने अपने घर जाएं। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग यहाँ मत खड़े हों। आप देखिए, ये इनका खौफ था, लोग मैदान में आ गए। लेकिन इसी बीच एक शख्स हाथों में तिरंगा लेकर आ गया और वो बता रहा था कि इस मछली परिवार ने, इन बदमाशों ने उसे कैसे परेशान किया। सुनिए जरा। मैं भी इस परिवार से बहुत प्रताड़ित रहा हूँ। 10 सालों से मुझे परेशान किया गया। मैंने एक बाहुबली मंत्री की कंप्लेंट करी थी, उसके कारण ये मेरे पीछे पड़ गए थे। इन्होंने मेरे खिलाफ झूठे केस लगाए। इसके बाद जब मैंने इनके खिलाफ कंप्लेंट करी तो इसने मुझे अगवा किया। अगवा करके फार्म हाउस पर लेकर आया, रात भर मुझे मारा। इसके बाद मुझे मादक पदार्थ चखाए,
दूसरे दिन फिर मारा रात भर रखने के बाद। मैं भी आधा खुश हूँ। मैं चाहता हूँ मोहन यादव जी जो इन लोगों को संरक्षण देने वाला व्यक्ति है उसको करे कुछ। तो पीड़ित कह रहा है कि जिसने संरक्षण दिया उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, ये तो एक कोठी थी, इनके फार्म हाउस भी थे, वहां पर भी पुलिस ने देखिए कैसे बुलडोजर चलाया। प्रशासन ने भोपाल में आलीशान फार्म हाउस को भी मिट्टी में मिला दिया है। आप सोचिए, ये ड्रग का कारोबार इनको करोड़ों की संपत्ति बनाने में मदद कर रहा था। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये एक और फार्म हाउस, एक और संपत्ति, यानी करोड़ों की संपत्ति अवैध तरीके से बनाई और अब इसे मिट्टी में मिलाया जा रहा है। एक भजन आए बहुत चुनौती थी क्योंकि अलग अलग जगह पर इनका पूरा कारोबार है, साम्राज्य फैला हुआ है। पहले ही पुलिस ने मुनादी की, नोटिस चस्पा किया ताकि कोई आवाज बुलंद ना करे, लेकिन फिर भी लोग विरोध कर रहे थे। एक ऐसी तैयारी थी, अगली तस्वीर दिखाइए, ये देखिए, ये पुलिस फोर्स तैनात की गई है और पूरे इलाके को पुलिस ने घेर लिया था। फुल फ्रेम दिखाइए इसे। पुलिस ने पूरी तैयारी की, पुलिस ने अलग अलग जगह से अपनी फोर्सेस को तैयार किया ताकि अगर कोई गड़बड़ी करे तो उसके खिलाफ एक्शन जबरदस्त हो। देखा आपने, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। जैसा हमने कहा कि इस मामले में अभी तो कार्रवाई शुरू हुई है क्योंकि इनका साम्राज्य बहुत बड़ा है। शाहवर और यासीन की कोठी पर कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। पुलिस बल के साथ वहां नगर निगम के कर्मचारी भी मौजूद थे। इतना ही नहीं, 8 थानों से करीब 200 पुलिस कर्मियों को बुलाया गया। फिर नगर निगम ने 6 बुलडोजर से आलीशान कोठी को मिट्टी में मिला दिया। इतना ही नहीं, 30 जुलाई को मछली परिवार की इस कोठी को प्रशासन ने सील कर दिया था। कोठी में रखा हुआ कुछ सामान उसी दिन खाली करवा लिया गया था। बाकी की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक की गई है। इतना ही नहीं, 30 जुलाई को ही आरोपियों के आलीशान फार्म हाउस को तोड़ा गया, जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई। वहां तो झूले थे, स्विमिंग पूल था और शानो शौकत का पूरा महंगा सामान। यह फार्म हाउस 50 एकड़ की सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया, जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए आंकी गई, यानी एक कोठी और फार्म हाउस। अब पुलिस मछली परिवार की ऐसी संपत्ति का पता लगा रही है जो अवैध तरीके से बनाई गई हो या किसी से छीनी गई जमीन पर बनी हुई हो। यानी मछली परिवार पर कसा शिकंजा अभी और ज्यादा कसा जा रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस पूरे मसले को लेकर पुलिस की टीम भी जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन मछली परिवार ने अपना वकील बुला लिया और वो इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आपको दोनों पक्ष में सुनवाता हूं, ध्यान से सुनिए। बिल्कुल नियम के विरुद्ध है, सरासर हाईकोर्ट की अवहेलना है क्योंकि हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग है। कोर्ट ने कहा है, हाईकोर्ट ने आदेश दिया है 4 तारीख को कि नियम के अनुसार कार्रवाई की जाए, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का पालन किया जाए। आपके सामने सील तोड़ी गई। क्या परिवार का कोई सदस्य था वहां पर? कोई जिम्मेदार था? क्या उनका अधिवक्ता था? आपने सील तोड़ के अंदर जाके क्या करोगे हमें क्या मालूम। अवैधानिक रूप से आपने सील तोड़ के पूरी भीड़ के साथ अंदर घुसना, यह शासन का फेल्यूर है। जो सील जिनके द्वारा लगाई गई उनके द्वारा तोड़ी गई। ये कार्रवाई चूंकि प्रशासन और राजस्व विभाग की है तो वो उनके द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की गई है। पुलिस का काम यहाँ सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराना, वो कराई जा रही है। ये विधि सम्मत और जो कोर्ट के निर्देशों के पालन में कार्रवाई की जा रही है। अब मैं आपको बताता हूं ये मछली परिवार है क्या चीज। यासीन अहमद और शाहवर अहमद ये इस समय क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में है। इन पर रेप और ब्लैकमेलिंग केस दोनों में घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया और पुलिस को तलाशी में 3 ग्राम एमडी ड्रग और एक देसी पिस्टल भी मिली है। यासीन के मोबाइल में ऐसे कई वीडियो पुलिस को मिले जिसमें ये लोग कुछ युवकों को निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीट रहे हैं। आप सोचिए, मोबाइल में कुछ लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो भी मिले जिनके जरिए यासीन वसूली और ब्लैकमेलिंग किया करते थे। पुलिस रिमांड में पूछताछ के दौरान दोनों ने चौंकाने वाला खुलासा किया। यासीन और शाहवर ने बताया कि वो राजस्थान से सड़क के रास्ते ड्रग्स लाते थे। इसके बाद भोपाल के अलग अलग पब और लाउंज में ड्रग को पहुंचाया जाता अवैध तरह से।
ये दोनों युवाओं को मुफ्त में ड्रग्स देकर उन्हें लत लगवाते और जब ड्रग्स की लत लग जाती फिर उन्हें महंगे दाम पर बेचते, सप्लाई करते। इतना ही नहीं, हिंदू लड़कियों को भी नशे की लत लगाने का इन पर गंभीर आरोप लगा है। बताया जा रहा है कुल 50 लोगों का नेटवर्क है जो इसमें शामिल है और इस गैंग ने 1983 में मछली पकड़ने का काम शुरू किया था। और आरोप तो यह भी है कि नेताओं की मिलीभगत से अब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन अब मोहन प्रशासन ने बुलडोजर भी चलाया है और इनके साम्राज्य को नेस्तनाबूद कर दिया है, मिट्टी में मिला दिया है। अब मैं आपको बताता हूं, जैसी उत्तर प्रदेश में कार्रवाई योगी आदित्यनाथ करते हैं वैसी बुलडोजर कार्रवाई मोहन यादव भी करने लगे। सुनिए जरा दोनों ने क्या कहा। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये तब हो पाया जब सुरक्षा का वातावरण था। इन गुंडों के खिलाफ, सत्ता पोषित गुंडों के खिलाफ, पेशेवर माफियाओं के खिलाफ जब कार्रवाई हुई तो उस कार्रवाई का परिणाम था कि निवेशकों में एक नई आशा की किरण फूटी। उनको लगा कि नहीं, अब हम सुरक्षित हैं। लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ कि हमें विकास की बात करनी है। हमारे इस पूरे भोपाल के अंदर लव जिहाद के माध्यम से, ड्रग माफियाओं के माध्यम से जो अपराध हो रहे हैं, हमारी सरकार छोड़ने वाली नहीं, सबको ठिकाने लगाएगी। जो बहन बेटी की तरफ तेरी निगाह से देखेगा, वो कानून के सिकंजे से बचने वाला नहीं है, वो कोई भी हो, जितनी बड़ी जगह। देखा आपने, बड़ा एक्शन लिया गया। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब आपको दिखाता हूं आज देश की सियासत में हो क्या रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे राहुल गांधी को निशाने पर ले लिया। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं। आज लोकसभा की कार्यवाही का आखिरी दिन था मॉनसून सत्र का, लेकिन फिर भी देखिए आप जरा, शांति नहीं रही। यहां पर हंगामा होता रहा। लोकसभा में जैसे पीएम पहुंचे हंगामा शुरू हो गया। जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठोर अग्रसर हैं और 29 जुलाई को जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठोर अग्रसर हैं। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये लोकसभा की देख रहे हैं और आज आखिरी दिन था। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं जो राज्यसभा से सामने आई, वो दिखाऊं उससे पहले आज लोकसभा में कैसे स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष के सांसदों को लताड़ा है। सुनिए जरा। ये सदन की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। हमें एक स्वस्थ परंपराओं का निर्माण करना चाहिए और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम संसद के अंदर गरिमापूर्ण चर्चा करें। लेकिन मैं लगातार देख रहा हूं नियोजित तरीके से गतिरोध करना, नारेबाजी करना, तख्तियां ले रहना, पार्ट को सदन के पटल पर रख सकते हैं। देखा आपने, यानी अभी भी हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब ये तो आपने लोकसभा की तस्वीर देखी, अब मैं आपको दिखाता हूं राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ है और ये हंगामा भी आज कोशिश ये थी कि शांति रहेगी, कोई काम होगा, लेकिन ये हंगामा भी नहीं थमा। सुनाइए जरा। You are not moving. Shri Ashwini Vaishnav to move that the bill be passed. Honorable Deputy Chairman sir, I rise to move that the bill be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say. इस मॉनसून सत्र में कई सारे बिल पास कराए गए, लेकिन इधर आप देखेंगे बिहार की राजनीति गर्म है, इसलिए संसद को चलने नहीं दिया गया और यहां राहुल गांधी यात्रा में जुटे हुए हैं और पूरी तरह से उनकी कोशिश यह है कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बने। लेकिन इस बीच पीएम मोदी ने आज राहुल गांधी को सीधे निशाने पर ले लिया है। देखिए रिपोर्ट। जिन्हें आज नियम 377 इस सदी की संसद का मॉनसून सत्र आज खत्म हो गया। स्पीकर ने संसद सत्र के स्थगित होने का ऐलान किया। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। लेकिन संसद सत्र के आखिरी दिन पीएम मोदी ने मोर्चा खोल दिया
पीएम ने सीधे सीधे कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। दरअसल राहुल पिछले कुछ समय से पीएम पर हमला कर रहे हैं, उनकी जीत पर सवाल उठा रहे हैं, जनता के फैसले को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने वोट चोरी और बीजेपी इलेक्शन कमीशन 60 गांठ जैसे जुमले का सहारा भी लिया है। तो सवाल ये कि क्या प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को उनकी हैसियत दिखाने का फैसला कर लिया है? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि आज संसद का मॉनसून सत्र खत्म हुआ है और पीएम मोदी ने कल बिहार जाने का ऐलान कर दिया है, जहां राहुल गांधी मोदी पर हमले कर रहे हैं और 2 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। अब चुनाव की तैयारी में राहुल गांधी लगे हुए हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे राहुल की पोल खोली, आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल आज संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन था और 1 महीने के इस सत्र में केवल 2 दिन ही चर्चा हो पाई। इन 2 दिनों में केवल ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हो पाई, बाकी दिन विपक्ष किसी ना किसी बहाने हंगामा करता रहा और इस दौरान 120 घंटे की चर्चा निर्धारित की, लेकिन हुई कितनी? मात्र 37 घंटे की। और किसी तरह लोकसभा में 12 और राज्यसभा में 15 बिल पास कराए गए। पीएम मोदी ने कई महत्वपूर्ण बिल जो पास हुए हैं उस पर खुशी जाहिर की, लेकिन हंगामे की वजह से संसद के बाधित होने पर चिंता भी जाहिर की। पीएम मोदी ने सीधे सीधे आज टी पार्टी भी हुई थी, चाय पार्टी में राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा विपक्ष खासकर कांग्रेस के अंदर कई युवा और प्रतिभाशाली नेता हैं, लेकिन परिवारवाद और असुरक्षा के कारण उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। कांग्रेस के युवा नेताओं की मौजूदगी से राहुल असुरक्षित और घबराया हुआ महसूस करते हैं। मोदी ने एनडीए नेताओं के साथ चाय पार्टी में यह बात कही है और इस चाय पार्टी में देख रहे हैं आप, अमित शाह भी मौजूद थे, राजनाथ सिंह मौजूद रहे, लोकसभा स्पीकर मौजूद रहे। राहुल पर मोदी के इस फैसले का असर विपक्ष में साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला, इसको सीधे सियासत से जोड़ा गया और क्या कुछ कहा गया, सुनवाता हूं आपको। जब से सदन चला है पूरा ये सत्र मानसून सत्र में आप लोगों ने चेयर को कोऑपरेट नहीं किया, बिल पे चर्चा के लिए समय दिया, बिजनेस एडवाइजरी में टाइम सेट किया, आप बोलते नहीं है, फिर अंत में आज इल्जाम लगा रहे हैं कि बोलने के लिए मौका नहीं देते हैं। ये गलत बात है, मैं इसका खंडन करता हूँ। मुझे लगता है कि विपक्षी दलों को फाड़ने की आदत है और जोड़ने की आदत हमको है। मतलब देश में विभाजन करने का काम विपक्षी दल कर रहा है, समाज में फूट डालने का काम कर रहा है। इसको बगैर किसी पूर्व तैयारी के, बगैर किसी कंसल्टेशन के, बगैर किसी बातचीत के अचानक से लाया गया, ये अपने आप में एक स्तब्धकारी फैसला था भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और ये स्पष्ट कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं। इस तरह से हंगामा करना, बेतुकी की बातें करना, कुछ भी लिख के नहीं देना, किसी तरह का कोई अगर एक्शन भी नहीं लेना, सॉरी भी नहीं बोलना, तो ये क्या है? मैं तो कहूँगी ये जो बिगड़े हुए शहजादे हैं। दुखी मन से आज सत्र का समापन देख रहे हैं, मन में बहुत कचोट है। एसआईआर पर भी चर्चा की, कहा खड़ा होकर के हमारे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने कहा कि चर्चा करो, ये चर्चा भी नहीं की। देश की जनता ये देख रही है। संसद में ये लोग आ तो जाते हैं, लेकिन इनका व्यवहार संसद में बैठने लायक नहीं है। संसद का सत्र तो खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी बवाल होना बाकी है, क्योंकि अब मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देख रहे हैं आप, उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों मैदान में आ गए। आज इंडिया अलायंस ने अपने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का पर्चा दाखिल करवाया। सोनिया गांधी, शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे सभी इस दौरान मौजूद रहे। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, इधर इंडिया अलायंस पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि बी सुदर्शन जीत जाएं, और उधर देखिए राहुल गांधी अपनी वोट यात्रा में लगे हुए हैं। उनकी कोशिश यह है कि वो वोट यात्रा में महागठबंधन को मजबूत करें और तेजस्वी भी उनके साथ पूरी यात्रा में जुटे हुए हैं। लेकिन आज एक घटना हो गई दर्शकों, ये जो यात्रा आप देख रहे हैं, इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और इसी दौरान एक जवान गाड़ी के नीचे आ गया। देख रहे हैं आप, इसकी टांग टूट गई, इसकी टांग में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। एकाएक वोट यात्रा के दौरान ये राहुल और तेजस्वी की गाड़ी के नीचे आ गया और अब इसका अस्पताल में इलाज चल रहा है, परेशान है ये।
अब यात्रा चल रही है, कोशिश यह है तेजस्वी और राहुल की कि पूरी तरह से लोगों में संदेश जाए कि महागठबंधन इस बार मजबूत स्थिति में करते हैं। लेकिन आज राहुल गांधी कुछ भूल गए तो तेजस्वी यादव ने उन्हें याद दिला दिया कि मुद्दे क्या हैं। सुनवाइए जरा ये पूरा कैसे बातचीत हो रही है दोनों। चीफ मिनिस्टर थे बाबूजी, उनकी हम याद करते हैं, श्री कृष्ण बाबूजी की याद करते हैं और आप सबका दिल से धन्यवाद करते हैं। सरकार बनेगी तो बेरोजगारी खत्म करेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में और हिंदुस्तान में बेरोजगारी। बिहार में देखो, सिर हिला रहे हो, बिहार में देश से सबसे ज्यादा बेरोजगारी। जो पहले चीफ मिनिस्टर थे बाबूजी, उनकी हम याद करते हैं। देखा, राहुल गांधी मुद्दा भूल गए। तेजस्वी ने कान में बताया कि यह मुद्दा भी है। यह सब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बिहार में चुनाव है और इसके लिए अब बीजेपी भी मैदान में उतरने वाली है। लेकिन आज देखिए, पीएम मोदी बड़ी सौगात देने वाले हैं। ये गिफ्ट मिलने वाला है बिहार वालों को और ये पूरे देश भर से गिफ्ट मिलेगा। अब मैं आपको अगली तस्वीर दिखाता हूं, क्योंकि वंदे भारत के अलावा कई ट्रेन बिहार को मिलने वाली हैं और उसी के साथ साथ ये गया जी जाएंगे पीएम मोदी। और ये जो ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है, औंटा सिमरिया गंगा पुल, इसका उद्घाटन करने वाले हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे बिहार के लोगों को ये बड़ा और अहम गिफ्ट मिलने वाला है। चुनाव से पहले मोदी ने बिहार को दिवाली का गिफ्ट दे दिया है। सुन लीजिए ध्यान से। मोदी सरकार ने बिहार को रेलवे की बड़ी सौगात दी है। दिवाली और छठ को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। सरकार ने 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। बिहार वाले खास तौर पर सुन लें। मंत्रालय ने कहा है कंफर्म टिकट आपको मिलेगी। 13 से 26 अक्टूबर के बीच यात्रा करने पर कंफर्म टिकट मिलेगी। 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच वापसी का टिकट भी आपको कंफर्म मिलेगा। चिंता मत करिए, सरकार ने वापसी की यात्रा पर आपको 20% छूट की घोषणा की और सरकार ने बिहार के लिए कई नई ट्रेनों की भी घोषणा की, जिसे पीएम मोदी कल गया जी से हरी झंडी दिखाने वाले हैं। अब मैं आपको बताता हूं आपके लिए कौन कौन सी ट्रेन का तोहफा दिया है। पटना से पूर्णिया जाएगी वंदे भारत ट्रेन। गया जी से दिल्ली जाएगी अमृत भारत एक्सप्रेस। छपरा से दिल्ली आएगी अमृत भारत एक्सप्रेस। मुजफ्फरपुर से हैदराबाद भी जाएगी अमृत भारत एक्सप्रेस और सहरसा से अमृतसर तक जाएगी अमृत भारत एक्सप्रेस। वैशाली से कोडरमा बुद्ध सर्किट ट्रेन भी शुरू की गई है। यानी बिहार वासियों को आज दिवाली और छठ का गिफ्ट मिला है। अब मैं आपको बताता हूं, इसे लेकर पूरी तरह से तैयारी की गई है। सुनवाते हैं जरा आपको क्या कुछ कहा गया है। आगामी दीपावली और छठ के लिए 12,000 स्पेशल ट्रेन्स चलाई जाएंगी। 12,000 स्पेशल ट्रेन्स, जिससे कि यात्रियों को इन दो बड़े पर्वों पर किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। विशेषकर दीपावली और छठ, जो कि देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। जो 13 से 26 अक्टूबर के बीच में ऑनवर्ड जर्नी करेंगे और 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में रिटर्न जर्नी करेंगे, उनको कंफर्म टिकट दिया जाएगा और रिटर्न जर्नी पे 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने बिहार जैसे गरीब राज्य को, जहां छठ पूजा, दुर्गा पूजा में लोगों को जाने में दिक्कत होती थी, तो वैसे स्थिति में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर आदरणीय रेल मंत्री जी ने 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है, जिससे कि बिहार के लोग पूजा फेस्टिवल के समय आराम से घर जा सकें और लोगों को कंफर्म टिकट भी दिया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं, प्रधानमंत्री कल बिहार जाने वाले हैं, सौगात दे रहे हैं। इसे लेकर राजनीतिक निशाना साधा जा रहा है। सुनवाता हूं कौन क्या कह रहा है। बिहार में बेरोजगारी कैसे खत्म होगा, बिहार से पलायन कैसे बंद होगा, कब बिहार के बच्चे बिहार के बच्चों को गुजरात में मजदूरी के लिए नहीं जाना पड़ेगा, ये मोदी जी ने अभी तक नहीं बोला है। मोदी जी आकर बात बता रहे हैं पूरे दुनिया भर का। प्रधानमंत्री, मैं बार बार कहा हूं कि जब भी बिहार आते हैं, बिहार के विकास में कोई न कोई एक सीढ़ी
बढ़ाने का काम किया है, विकास को नई ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं, बिहार में इस समय हंगामा मचा हुआ है और यह हंगामा इसलिए मचा हुआ है क्योंकि नीतीश कुमार की एक तस्वीर आज चर्चा का विषय हो गई। ये देख रहे हैं आप, मदरसे के कार्यक्रम में पहुंचे नीतीश कुमार, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी मौजूद थे, लेकिन एकाएक वहां पर हंगामा शुरू होने लगा, नारेबाजी होने लगी। सुनिए जरा। तो आपने देखा एक तरफ जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, तो दूसरी तरफ आप देखिए यहां पर हंगामा हो रहा था और यहां पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग अपनी मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। सुनिए जरा। अब मैं आपको बताता हूं, नीतीश कुमार ने जैसे ही हंगामा देखा, ये देख रहे हैं आप, वो जो पर्चा उछाला जा रहा था, नीतीश कुमार ने कहा लाइए जरा क्या मांग है, और जो ज्ञापन लाए थे वो सीएम ने लिया और कहा कि इस पर हम विचार करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं, इसी दौरान उनसे कहा गया कि टोपी पहने, लेकिन नीतीश ने कहा नहीं, टोपी हम नहीं पहनेंगे। और इससे लेकर अब बिहार में बवाल हो रहा है। लोग कह रहे हैं नीतीश ने टोपी क्यों नहीं पहनी, क्या वोटों का तुष्टीकरण किया जा रहा है, सियासी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की पूरी फिल्म हम आज आपको बताएंगे। उससे पहले आप ये तस्वीर देखिए, नीतीश कुमार को टोपी पहनाई जा रही थी, लेकिन उन्होंने जो टोपी लेकर आया था उसे ही ये टोपी ट्रांसफर की। अब मैं आपको बताता हूं कि पूरी तरह से तैयार हैं नीतीश कुमार। क्या इसलिए उन्होंने टोपी नहीं पहनी है क्योंकि बिहार में चुनाव है, इसलिए वहां सियासी हलचल तेज है, तमाम सियासी दल तरह तरह के आयोजन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज पटना के बापू सभागार में एक आयोजन हुआ। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के इस आयोजन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे, लेकिन नीतीश कुमार के भाषण के बाद मदरसा शिक्षा बोर्ड के इस आयोजन में हंगामा होने लगा और आयोजन में पहुंचे मदरसा शिक्षा बोर्ड के शिक्षक पर्चा लहराने लगे, हंगामा करने लगे। दरअसल मदरसा शिक्षा बोर्ड को उम्मीद थी कि नीतीश उनके लिए कोई बड़ा ऐलान करेंगे और जिन मदरसा शिक्षकों को नौकरी नहीं मिली उन्हें नौकरी दे देंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की और उसके बाद हंगामा हुआ। पूरी दुनिया चांद पे पहुंच गए, क्या मुसलमान अभी भी यहीं नीचे बैठा रहे? आज भी मदरसा की हालत जाके आप देख लीजिए, आज भी मदरसे की हालत जाके देख लीजिए, मदरसे की हालत क्या है। यहाँ पे तो सीधे देखा जाता है कि जो चेयरमैन बनते हैं वो अपने लालच की राज्यसभा जाने के लिए, एमएलसी बनने के लिए, जितने भी मुसलमानों के लीडर हैं वो मुसलमान के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री को चिट्ठी दिया है, जो सन 2011 से हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है और बार बार मदरसा का इंक्वायरी करवाया जा रहा है। मदरसा 2459+1 के बचे हुए 1637 मदरसा को सरकार ग्रांट दे, वरना हम विरोध करेंगे सरकार का। नीतीश कुमार जी से अनुरोध किए हैं कि भाई जहां भी उर्दू विद्यालय है, उर्दू नोइंग प्रधान शिक्षक की नियुक्ति की जाए। देखा आपने कितने सवाल उठाए गए। इसके बाद नीतीश को शिक्षकों का गुस्सा समझ में आया। नीतीश कुमार ने कहा कोई समस्या है तो बताइए, समाधान किया जाएगा। इसके बाद शिक्षकों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा जिस पर उन्होंने विचार करने का भरोसा दिया है। और आपको इस कार्यक्रम में ये टोपी वाला वाक्य मैंने अभी आपको दिखाया, जो चुनाव के माहौल में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है। कार्यक्रम में मंत्री जमा खान टोपी लेकर पहुंचे और उन्होंने नीतीश कुमार को पहनाने की कोशिश की, लेकिन नीतीश ने टोपी अपने हाथों में ले ली और जमा खान को ही पहना। दरअसल ये टोपी वाला वाक्य इसलिए चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि नीतीश कहते रहे टीका भी लगाना है और टोपी भी पहननी होगी, लेकिन इस घटना के बाद बिहार में इसकी चर्चा तेज हो गई है और अब तो इस पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कहा गया। नीतीश कुमार कान में तेल डालकर सो रहे हैं और उनके 4-5 चाटुकार मंत्री और 4-5 भ्रष्ट नेता ये पूरे जनता से पैसा उगाही कर रहा है।
तो नीतीश जी से खाली मुसलमान नहीं नाराज है, बिहार का एक एक बच्चा नीतीश कुमार से नाराज है। तो बहुत देर कर दी। टोपी पहनना कहीं जरूरी है क्या? वो कोई अपना टोपी पहने, हम अपना तिलक लगाएं। वो कुछ भी करें, कुछ होने वाला नहीं है। बिहार की जनता जो है एनडीए की असलियत को पहचान चुकी है। अब मैं आपको बताता हूं, प्रेमानंद महाराज जी, इनको लेकर कई लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोगों ने गलत बयान भी दिया, लेकिन इसे लेकर अब गैंगस्टर मैदान में आ गए और उनका कहना है कि प्रेमानंद जी को बदनाम मत करो, नहीं तो फिर ठिकाने लगा दिए जाओगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं, प्रेमानंद महाराज जी जो सत्संग करते हैं, जो अपने विचार रखते हैं, जो अपनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन इसी दौरान उन्होंने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया था जिस पर उनका विरोध हुआ, लेकिन लोगों ने कहा कि उन्होंने सत्य कहा है। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा था। मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है, तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है, तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? प्रेमानंद जी के इन्हीं विचारों को लेकर विरोध किया गया। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर धमकी तक दे दी, और जैसे ही धमकी दी उसके बाद ये देख रहे हैं आप, ये बड़े गैंगस्टर हैं और ये लोग प्रेमानंद जी के साथ आ गए। इन्होंने कहा है कि जो धमकी देने वाले हैं वो समझ जाएं, और बाकायदा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके सबको चेता दिया है। इसमें बॉलीवुड से जो लोग आवाज उठा रहे थे उनको भी चेताया गया। आइए आपको बताते हैं क्या लिखा है। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने और गोल्डी बराड़ जो विदेश में रहते हैं, उन्होंने एक बार फिर से बॉलीवुड को धमकाया है। गोदारा ने बॉलीवुड को संत प्रेमानंद जी का नाम लेकर धमकी दी, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अंजाम भुगतने की धमकी दी है। रोहित गोदारा ने लिखा कि जो प्रेमानंद जी को टारगेट कर रहा है, जिनकी दोनों किडनी खराब होने के बाद वो सालों से संघर्ष कर रहे हैं, समाज के चंद लोग उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अगर उन्हें बदनाम करने की जो भी कोशिश कर रहा है, वो हमारे पूज्य संतों को समय रहते अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम वो समय लाएंगे जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। प्रेमानंद महाराज जी ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बयान दिया था, और प्रेमानंद जी के बयान का कुछ लोगों ने विरोध किया था। कुछ सनातन विरोधियों ने प्रेमानंद महाराज जी को धमकी तक दे दी। इसके बाद रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने ऐसे लोगों को चेतावनी दी है और कहा है कि समझ जाओ, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब आपको लेकर चलता हूं पाकिस्तान में हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। उसके बाद भिखारी पाकिस्तान और आतंकी परेशान हो गए। देख रहे हैं आप, आतंकी भीख मांग रहे हैं कि उनका आतंक का अड्डा तबाह हो गया है, उसे फिर से बनाना है। दिखाता हूं आपको, दिखाइए तस्वीर, ये देखिए। ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अलग अलग आतंकी अड्डे हमने तबाह किए थे, और ये आतंकी अड्डे आज भी मिट्टी में ही मिले हैं, ये फिर से खड़े नहीं हो पाए। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं। इसके लिए मसूद अजहर और हाफिज सईद, ये दोनों ये पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं कि फिर से उन्हें खड़ा करें और भारत के खिलाफ साजिश करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। ये लोग पैसा मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, और आपको दिखाता हूं, अगली तस्वीर दिखाइए कैसे ये लोग भीख मांग रहे हैं। देखिए आप, ये बाकायदा वीडियो बनाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया जा रहा है। फुल फ्रेम दिखाइए इसे। धर्म का सहारा लेकर लोगों से भीख मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि आतंकी अड्डों को खड़ा करने के लिए हमें पैसे चाहिए। लेकिन ये कैसे पैसे मांग रहे हैं दिखाता हूं आपको। देखिए, अलग अलग जगह रैली की जा रही है और रैली में भीख मांगी जा रही है लोगों से, लेकिन कैसे इनके मंसूबे नाकाम होंगे दिखाता हूं आपको। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के पालतू आतंकियों को भिखारी बना दिया है।
हाफिज सईद और मसूद अजहर के आतंकी गुर्गे हाथ में कटोरा लेकर घूमने के लिए मजबूर हो गए हैं। लश्कर और जैश के आतंकी भीख के पैसों से तबाह हुए आतंकी अड्डों को खड़ा करने में जुट गए हैं, लेकिन पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले ये आतंकी भूल गए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। लेकिन कैसे इनको नेस्तनाबूद किया जा रहा है, और हमने ऑपरेशन सिंदूर में जो तबाही मचाई है उसके बाद ये कैसे मिट्टी में आ गए, दिखाता हूं आपको। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से जैश-ए मोहम्मद तबाह हो चुका है। वो अपने नेटवर्क को दोबारा खड़ा करना चाहता है और इसी तैयारी में जुटा है। इसके लिए मसूद अजहर ने पाक में फंड रेजिंग अभियान चलाया। सोचिए जरा, जैश-ए मोहम्मद 313 नए मरकज बनाने के लिए चंदा जुटा रहा है। दरअसल मरकज की आड़ में मसूद अजहर आतंकी कैंप चलाएगा। आतंकी शिविर के लिए 3,910 करोड़ रुपए जुटाने में लगा हुआ है। आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद इन पैसों से हथियार खरीदेगा और फंडिंग के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इजी पैसा, सादा पे जैसे वेबसाइट का इस्तेमाल भी कर रहे हैं लोग। इसमें वॉलेट टू वॉलेट पैसा ट्रांसफर हो जाता है। यह डिजिटल वॉलेट होता है दर्शकों, और यह हवाला की तरह काम करता है। अलग अलग एंगल से यह पैसा कमाना चाहते हैं। मसूद के परिवार का नंबर भी डिजिटल वॉलेट से जोड़ा गया। एक खाता तो मसूद के भाई के मोबाइल नंबर पर रजिस्टर है। सोचिए, मसूद अजहर का भाई जिसका नाम है तलहा अल सैफ, जिसका नंबर पते पर रजिस्टर्ड है, वो जैश-ए मोहम्मद का कैंप है। सोचिए आप, ये खुलेआम पैसा मांग रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसी कार्रवाई इन पर की गई है, फिर से कार्रवाई का वक्त आ गया है। देखिए आप जरा, इसलिए ये जा रहे हैं जगह जगह और बोल रहे हैं कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। ये पाकिस्तान अफगानिस्तान पहुंच गया है और चीन मध्यस्थता कर रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान से जो आतंकी आ रहे हैं वो हमें नेस्तनाबूद कर देंगे, हमें उनसे बचा लो। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाने वाला हूं, देख रहे हैं आप? शहबाज चीन से भी भीख मांग रहा है, बोल रहा है हमें बचा लो, पैसा दे दो, लोन दे दो, लेकिन वो भी इससे मिल नहीं रहा है। और चीन अब मध्यस्थता कर रहा है। लेकिन कैसे ये अफगान के आगे हाथ फैला रहे हैं, चीन कैसे मध्यस्थता कर रहा है, आइए जरा आपको बताता हूं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में 20 अगस्त को एक मीटिंग हुई और मीटिंग में तालिबान, पाकिस्तान, चीन के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक में तीनों देशों के बीच सीपैक और टीटीपी पर मतभेद नजर आया। तालिबान के आमिर खान मुत्तकी और इशाक डार के बीच बहस हो गई। पाकिस्तान ने तालिबान पर टीटीपी को पनाह देने का आरोप लगाया। इशाक डार ने तालिबान से टीटीपी पर लगाम कसने की गुहार लगाई, तो तालिबान से कहा वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर टीटीपी को रोके, लेकिन तालिबान ने टीटीपी पर कार्रवाई करने से साफ इनकार कर दिया। तालिबान ने पाकिस्तान से कहा टीटीपी उसका आंतरिक मसला है, इसे काबुल पर डालने की बजाय इस्लामाबाद को हैंडल किया जाए, जो भारत बार बार धमकी दे रहा है, क्योंकि अगर आतंकवादियों को पाला जाएगा तो ऐसे ही सबक सिखाएगा। और इधर टीटीपी की मांग पर झुकने से इनकार पाक को परेशान कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की डिप्टी पीएम इशाक डार को खाली हाथ लौटना पड़ा। टीटीपी का फुल फॉर्म है तहरीके पाकिस्तान तालिबान, और ये तालिबान लड़ाके हैं जो पाक सेना पर लगातार हमला कर रहे हैं। टीटीपी ने केपीके से लेकर लाहौर तक अपना दायरा बढ़ा दिया है, और ये पाकिस्तान के लिए चिंता वाली बात हो गई है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, हमने इसे लेकर एक्सपर्ट से भी बात की है, और पाकिस्तान जो भीख मांग रहा है उसे चीन भी भगा रहा है, और अब तो अफगानिस्तान ने भी भगा दिया है। सुनिए क्या कहा गया। तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी पहले पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर छुपकर घात लगाकर आईईडी के द्वारा या पहाड़ की चोटियों से अटैक करता था, लेकिन अब वो हाईटेक हो चुका है। अब वो ड्रोन से और क्वाडकॉप्टर से अटैक करता है, ट्रक के ट्रक उड़ा देता है। अब जब 20 अगस्त को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के बीच में त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, और जब पाकिस्तान ने गुहार लगाई कि जो टीटीपी के लड़ाके हैं वो अफगानिस्तान में हैं, तो अफगानिस्तान ने साफ साफ दो टूक पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी और कह दिया कि हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, टीटीपी के लड़ाके खुद तुम्हारे ट्राइबल एरियाज में हैं। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, और आज मैं खबर आपको दिखा रहा हूं
भारत ने अमेरिका को फिर से लताड़ा है। पूरी तस्वीर आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अमेरिका को आईना दिखा दिया है और रूस हमारे साथ आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द मिलने वाले हैं और मुलाकात से पहले प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को कहां भेजा है? मॉस्को भेजा है। तस्वीर आपको दिखाता हूं, देखिए आप। पुतिन से मिले और पुतिन से मिलकर बहुत सारी बातें हो गई हैं। जो अमेरिका बार बार रणनीति दिखा रहा है, चाल चल रहा है, एस जयशंकर ने मोदी का संदेश पुतिन तक पहुंचा दिया है। और अब मैं आपको बताने वाला हूं, सिर्फ पुतिन से मुलाकात नहीं हुई। ये देख रहे हैं आप, मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री से भी मुलाकात हुई और इस मुलाकात में भारत और रूस के बीच कई मसलों पर बातचीत हुई है और हम और भारत के साथ कैसे वो कार्रवाई करेंगे, कैसे आगे व्यापार किया जाएगा, सभी मसलों पर बातचीत हुई है। करेंगे, मतलब श्री गणेश करेंगे। थोड़ा गणेश चतुर्थी एडवांस से पहले शुरुआत करेंगे, मतलब श्री गणेश करेंगे। थोड़ा गणेश चतुर्थी एडवांस से पहले शुरुआत करेंगे। देखा, रूस ने कहा श्री गणेश करेंगे और भारत ने श्री गणेश कर दिया। दिखाता हूं आपको। टैरिफ विवाद के बीच भारत ने अमेरिका को आईना दिखाने की कोशिश की। रूस की राजधानी मॉस्को से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को जमकर लताड़ा। जयशंकर ने रूस से भारत के व्यापार की तस्वीर साफ कर दी। कहा, रूस से सबसे ज्यादा तेल चीन खरीदता है, रूस से सबसे ज्यादा एलएनजी भारत नहीं यूरोपीय यूनियन खरीद रहा है। हम रूस का तेल खरीदने वाले सबसे बड़े खरीदार नहीं हैं, वो चीन है। हम सबसे बड़े एलएनजी खरीदार नहीं हैं, वो यूरोपीय यूनियन है। हम 2022 के बाद रूस के साथ सबसे बड़े व्यापारिक रिश्ते वाले भी नहीं हैं। ट्रंप रूस यूक्रेन जंग को लेकर भारत पर टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश में है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया, भारत ना झुका है ना झुकेगा। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कैसे भारत ने अमेरिका को आईना दिखा दिया है। दिखाते हैं आपको। पहुंच गए विदेश मंत्री, पुतिन से मुलाकात हो गई। अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगा रखा है और 27 अगस्त से 25% टैरिफ का सेकेंडरी टैरिफ भी लागू होगा। और भारत ने टैरिफ को लेकर अमेरिका को जोरदार जवाब दिया। मॉस्को में रूसी विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने कहा, हम रूस के सबसे बड़े तेल खरीदार नहीं हैं, रूस से चीन सबसे ज्यादा तेल खरीदता है। भारत रूस के रिश्ते सबसे मजबूत हैं। भारत एलएनजी का भी बड़ा खरीदार नहीं है, रूस से एलएनजी का सबसे बड़ा खरीदार कौन है? यूरोपीय यूनियन। हम रूस ही नहीं, अमेरिका से भी तेल खरीदते हैं और अमेरिका से तेल खरीद में बढ़ोतरी हुई है। जयशंकर ने कहा, जहां अमेरिका को खरी खरी सुनाई है, वहीं रूस से भारत के मजबूत संबंधों का उन्होंने जिक्र भी किया। रूसी विदेश मंत्रालय ने भी बैठक के बाद बयान जारी किया है। कहा है, परिवहन, ऊर्जा, कृषि, विज्ञान, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग बढ़ाना है। अमेरिकी टैरिफ के बीच दिल्ली में रूस के डिप्लोमेट ने भी बड़ा बयान दिया। रोमन बाबुश्किन ने टैरिफ को लेकर अमेरिका को खरी खोटी सुनाई। कहा, भारत के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, रूस भारत के साथ व्यापार को बढ़ाएगा और रूस भारत से सामान भी खरीदेगा। हम भारत को तेल भेजते रहेंगे। अमेरिका भारत के साथ दोहरा मापदंड अपना रहा है और भारत पर दबाव डालना सही नहीं है। अमेरिका सिर्फ अपना फायदा देख रहा है और इसे लेकर रूस ने साफ कर दिया है कि वो भारत के साथ है। सुनिए जरा। हम रूस का तेल खरीदने वाले सबसे बड़े खरीदार नहीं हैं, वो चीन है। हम सबसे बड़े एलएनजी खरीदार नहीं हैं, वो यूरोपीय यूनियन है। हम 2022 के बाद रूस के साथ सबसे बड़े व्यापारिक रिश्ते वाले भी नहीं हैं, लेकिन अमेरिका के कहे अनुसार
हम सबसे ज्यादा स्थिर देश हैं। उसमें सबसे बड़ा हाथ रूस के तेल का है। हम अमेरिका से भी तेल खरीदते हैं, लेकिन उन्होंने दाम बढ़ा दिए हैं। तो अब हम आपके साथ बातचीत के लिए यहाँ हैं। पुतिन साल के अंत तक भारत की यात्रा पर आएंगे। रूस और भारत के बीच अच्छा सैन्य सहयोग बना रहेगा। यूक्रेन की स्थिति पर भी चर्चा हुई। भारतीय साझेदारों को अलास्का शिखर सम्मेलन वार्ता के बारे में जानकारी दी गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब मैं आपको खबर दिखाता हूं। पति पत्नी के रिश्ते से जुड़ी हुई ऐसी खबर सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। दरअसल हुआ ये कि एक पति अपनी पत्नी से कहता है कि नोरा फतेही जैसे दिखो, जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, और वो चाहता है, इसके लिए वो लगातार व्यायाम करवाता है, एक्सरसाइज करवाता है। उसका कहना है कि ऐसे ही दिखना है तुम्हें, और इसी को लेकर दोनों के बीच में वाद विवाद होता है। विवाद की वजह बन गई है नोरा फतेही। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं मैं, ये आप देखेंगे। नोरा फतेही इनके जैसे ही वो चाहता है कि डांस भी करे, वो चाहता है कि ऐसी ही फिट रहे, इसके लिए पूरी तरह से दोनों में झगड़ा हो गया। अगली तस्वीर दिखाइए, कैसे झगड़ा हुआ ये आपको बताता हूं मैं। व्यायाम को लेकर झगड़ा हुआ। उनका कहना था कि ऐसे ही व्यायाम करना चाहिए, और इसे लेकर पति पत्नी में जोरदार विवाद हुआ और विवाद मारपीट तक पहुंच गया। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं कैसे ये महिला थाने तक बात पहुंच गई है। ये गाजियाबाद की आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, और यहां पर पति पत्नी का जो झगड़ा था वो पहुंच गया है, जिसका कारण बनी है नोरा फतेही। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये पूरा विवाद बढ़ा और इसमें क्या क्या हुआ। गाजियाबाद से चौंकाने वाला मामला सामने आया। एक महिला ने अपने पति के खिलाफ महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई। महिला का आरोप है कि उसका पति उसे मारता है। पति उसको हीरोइन नोरा फतेही जैसा बनाना चाहता है, इसलिए वो रोजाना 3-3 घंटे एक्सरसाइज करने का दबाव डालता है। जिस दिन वो शारीरिक कमजोरी और थकान की वजह से एक्सरसाइज या वर्कआउट नहीं करती है, तो उसे खाना नहीं देता है, भूखा रखता है। महिला का आरोप है कि पति अक्सर बॉडी शेमिंग करता है, मजाक उड़ाता है, उसे ताने मारता है। कहता है कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है क्योंकि उसे नोरा फतेही जैसी खूबसूरत पत्नी नहीं मिल पाई। वो कहता है नोरा जैसा फिगर बनाओ वरना घर चली जाओ अपने। अब महिला ने बताया कि उसकी शादी इसी साल मार्च में धूमधाम से हुई थी। उसका पति एक सरकारी फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर है, टीचर है। परिवार वालों ने शादी के समय कुछ दहेज की मांग की और तभी से यह विवाद बढ़ा। उस पर प्रॉपर्टी, कैश और महंगा सामान लाने का दबाव भी डाला गया। इससे इनकार करने पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी। इसलिए महिला ने पति, सास, ससुर और ननंद के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस इस मामले की तह तक जाने के लिए जुट गई है कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। लेकिन अब आपको बताते हैं एसीपी गाजियाबाद क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। इस प्रकरण में महिला थाना पर एक शिकायतकर्ता के द्वारा अपनी शिकायत दी गई थी कि शादी के बाद से उनके पति और ससुराली जन द्वारा पीड़िता को समय समय पर विभिन्न प्रकार से परेशान किया जाता था, और उसमें एक वजह पीड़िता के द्वारा ये भी बताई गई थी कि उनको पति का कुछ ऐसा था कि पति जो है वो फिजिकल ट्रेनर हैं, टीचर हैं, तो उनका ये एक रहता था कि मुझे इस प्रकार की आपसे उम्मीदें हैं, तो उसके तहत उनसे कुछ वर्कआउट वगैरह कराए जाने की उनके द्वारा शिकायत की गई। और उसी पर ही उनके द्वारा ये भी बताया गया कि मेरे परिजनों के द्वारा, ससुराली जनों द्वारा मुझे जो है भोजन समय से नहीं दिया जाता। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, और कल हमने आपको एक बहुत बड़ी खबर दिखाई थी। अहमदाबाद में स्कूल में चाकूबाजी हो गई थी, लेकिन आज उस पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सोचिए आप, नाबालिग की हत्या की है और आरोपी भी नाबालिग था। इसे लेकर आज भी हंगामा किया जा रहा है क्योंकि मृतक छात्र नयन को इंसाफ मिले। और ये जो नाबालिग दिख रहा है इसका कबूलनामा आपको आगे दिखाऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले अहमदाबाद में नयन की अंतिम यात्रा की तस्वीर सामने आई है। ये देख रहे हैं आप, नयन को अंतिम विदाई दी गई है। परिवार वाले नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। कल इन्हीं लोगों ने जबरदस्त हंगामा किया था और कहा था कि कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं व्हाट्सएप चैट सामने आ गई है आरोपी की। सोचिए, जिसने चाकू मारा वो आरोपी है और वो पछतावा नहीं दिखा रहा है। वो इस पूरी चैट में
क्या क्या बता रहा है, कैसे कैसे बता रहा है, वो आपको आगे बताऊं। इसके बाद एक और तस्वीर दिखाता हूं, कैसे इसे लेकर छात्र की हत्या के बाद इंसाफ की मांग हो रही है और ये अलग अलग जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे एक छात्र ने अपने साथी छात्र को मौत के घाट उतार दिया और उससे पछतावा नहीं है। वो पूरी की पूरी चैट अब हमारे पास आ गई है। चैट में आपको बताता हूं। आरोपी का दोस्त कहता है, भाई तुमने कुछ किया है क्या आज? आरोपी कहता है हां। आरोपी का दोस्त पूछता है, भाई तुमने चाकू मारा था? आरोपी कहता है तुझे किसने बोला? आरोपी का दोस्त कहता है कॉल करो, 1 मिनट कॉल पे बात करते हैं। आरोपी कहता है नहीं, अभी भाई के साथ उसे नहीं पता कि आज क्या हुआ है। सोचिए आप, मर्डर करके आ गया है वो। आरोपी का दोस्त कहता है वो मर गया है। आरोपी का दोस्त आगे लिखता है लेकिन हुआ क्या था, वजह क्या थी, पूछता है। आरोपी कहता है अरे उसने मुझसे कहा कि मैं कौन हूं और क्या कर लूंगा। आरोपी का दोस्त पूछता है कि चाकू तो नहीं मारना था, उसे पीट देता लेकिन मारना नहीं था। आरोपी कहता है जो हुआ सो हुआ। सोचिए आप, फर्क नहीं पड़ रहा और ये नाबालिग है। आरोपी कहता है कि मौत को जो भी जैसे भी पता चलता है बता दे। आरोपी का दोस्त पूछता है रास्ते में मिले शख्स ने उसकी मौत के बारे में बताया है। आरोपी कहता है उस आदमी को बोल देना मैंने उसे मारा है, वो जानता है मुझे, तो उसे भी जाकर बताओ। आरोपी का दोस्त कहता है आगे अपना ख्याल रखो, कुछ दिन के लिए छुप जाओ, इस चैट को भी डिलीट कर दो। और आरोपी ओके कह देता है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, इस पूरे मामले को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है और अभी कैसे हालात वहां पर बने हुए हैं दिखाते हैं। मेरा बच्चा नरोड़ा से यहाँ पे आता है, इतनी दूर से आता है, 13-14 किलोमीटर दूर से। अगर कल में उसको कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? यहाँ पे टीचर लोग बोलते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बाउंसर नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, तो क्या होगा? क्या आज लड़का मरा है, कल में और भी कुछ हो सकता है। मुस्लिम स्टूडेंट आर बैन इन अ हिंदू स्कूल। मुसलमान कोई नहीं चाहिए, मुस्लिम कोई भी स्टूडेंट नहीं चाहिए। अगर ऑन द ड्यूटी इनके टीचर को कुछ हुआ होता तो ये एम्बुलेंस नहीं बुलाते, उनके टीचर को मरने देते। हमारे बच्चे क्या फालतू के बच्चे आते हैं क्या? सब लोगों की एक ही मांग है कि स्कूल को बंद किया जाए। और बात करेंगे आज के सूत्र की। हमने लिया है श्रीमद् भागवत गीता से। चिंत्या जायते दुखम न्यान्यते हेति निश्चय तया हीनः सुखी शांतः सर्वत्र गलित स्पृहा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि चिंता से ही दुख उत्पन्न होता है, किसी अन्य कारण से नहीं। जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है वह चिंता से रहित होकर सुख, शांति और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। उम्मीद हम भी यही करते हैं कि आप भी चिंता ना करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। नमस्कार। अब छोलिया हो या लो, रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। ये है